वेलकम बैक एस्पिरेंट्स टू द चैनल। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है उसी का कंटिन्यू पार्ट हम आज कर रहे हैं। तो हमने अभी तक हिस्ट्री में कवर कर लिया है प्री मौर्यन स्टेज, और उसके आगे ही कंटिन्यूएशन हम आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक पीरियड तक हमारा कंप्लीट है, आज हम करेंगे स्टार्ट मौर्यन प्री मौर्यन एज। तो प्री मौर्यन एज, जैसा कि अब वैदिक टाइम को ही हम अगर फर्दर प्रोसीड करते हैं, आगे समझने की ट्राई करते हैं, तो वेदास का जो सही इम्पैक्ट हमें दिखता है आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार, सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इस रीजन में दिखता है, मतलब इस बेल्ट में। तो प्री मौर्यन स्टेज जो होगी स्टेज थी, ये भी कहीं ना कहीं इसी रीजन में ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहेगी। प्रेजेंट डे नेपाल भी इसी का पार्ट था, या भूटान। भूटान तो चलो थोड़ा साइड पर है, बट ये रीजन हमारे पास रहेगा जहाँ पर वेदास की टीचिंग्स को भी बहुत अच्छे से स्टडी किया गया, या बहुत अच्छे से स्प्रेड हुई। और यहीं पर हमारे पास धीरे धीरे पावर को कंट्रोल करने के भी मेथड्स देखे जाएंगे, या जो ट्राई है उसके लिए पावर ऑफ एक्सेशन के लिए एफर्ट्स मारे जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एक किंगशिप का कंसेप्ट उभर कर आएगा, जिसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज उसी टॉपिक को। तो हम बात शुरू होती है प्री मौर्यन एज में, जहाँ पर आयरन का यूज़ हमने देख लिया था कि कब शुरू हो गया था, ऋग्वेदा टाइम में, इन द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, मतलब नेपाल के साथ लगती बाउंड्रीज, एंड बिहार हैड द फॉर्मेशन ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स। टेरिटरीज फॉर्मेशन हो गई। टेरिटरीज फॉर्मेशन किसकी होती है? ऑब्वियसली उन एरियाज की होती है जहाँ पर कंट्रोल बेटर होता है। और कंट्रोल अच्छा कहाँ होगा? जहाँ पर एक सुप्रीम पावर रहेगी जो चीज़ों को कंट्रोल कर रही होगी। यूज़ ऑफ आयरन टूल्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सरप्लस। ऑब्वियसली पहले कौन से मेटल के इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा रहे थे? कॉपर या टिन के। तो वो इतने ब्रिटल नहीं होते, या उतनी उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है। बट आयरन के आने से हमारे पास इक्विपमेंट भी बेटर होने लगे, जिससे हमारे पास जो ग्रोथ है, प्रोडक्शन है, वो बढ़ गई। नेक्स्ट, मैनी जनपदास sprung इन 6th century एंड द लार्जेस्ट विच वर कॉल्ड एज महाजनपदास। तो ये आपने एक हायरार्की देखी होगी। विस विस के बाद आ जाता है गना या जना। जना से बड़ा जब होगा तो वो बन जाएगा जनपद, और जनपद से जब जो बड़े हो जाएंगे, जिनके पास पावर और आर्मी बड़ी हो जाएगी, वो बन जाएंगे महाजनपद, या इंग्लिश की लैंग्वेज में हम बोलें महाजनपदास। ठीक है, तो ये हायरार्की है, इसको सेट करके माइंड में रख लीजिए, बेनिफिशियल है। स्टार्ट करते हैं अब द महाजनपदास। जनपद भी थे और महाजनपदास भी थे। महाजनपदास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं कि अंगुत्र निकाय, ये पार्ट है किसका? सुत्त पिताक का। सुत्त पिताक क्या है? एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, और दूसरी महावस्तु। महावस्तु, ये दोनों बुक्स हैं। ये बुक्स के नाम याद रखना, ये कहीं भी पूछे जा सकते हैं, नॉट इवन ओनली इन एसएससी, बट आप कोई भी और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो वहाँ पर ये लिटरेरी बुक्स के नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, भागवती सुत्ता, ये जैन लिटरेचर है। ये दोनों बुद्धिस्ट लिटरेचर है और ये जैन लिटरेचर है। ये क्या दिखा रहे हैं? हमारे पास मतलब भारतवर्ष के टाइम, भारतवर्ष के एरिया में, या इसको हम बोल सकते हैं कि आर्यवर्त में क्या है, महाजनपद होते थे, और कितने? 16 महाजनपद थे। ठीक है, ये किससे बने हैं? जब पावर्स सेंट्रलाइज होने लगी किसी एक पर्सन के ऊपर, या पर्सन के पास जो कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, मतलब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था। चीज़ों इन द सेंस की एडमिनिस्ट्रेशन का वो कंट्रोल कर रहा था। जैसे हम हमारे पास पिछले लेक्चर में हमने बात की थी गोपति।
तो गोपति ही जब थोड़े और पावरफुल हो जाएंगे तो वो जनपद या जन को कंट्रोल करेंगे, और उन्हीं को आगे यही हमारे पास जनपद बनते जाएंगे, और जनपद ही महाजनपद बन जाएंगे जो उनमें से सर्वाइवल कर लेंगे। महाजनपद अभी वहाँ पर दो टाइप के थे, कुछ मोनार्कियल थे और कुछ नॉन मोनार्कियल थे। तो मोनार्की आपको पता होगा क्या होता ही है, और उसी का अपोजिट में नॉन मोनार्की हो जाएगी। मोनार्की होगी जहाँ पर सिर्फ एक पावर होगी, मतलब जो सिंगल पर्सन ऑर्डर कर रहा होगा और उसी के थ्रू चीज़ें रन करेंगी, और नॉन मोनार्कियल में थोड़ी सी लिबर्टी रहेगी। मोनार्कियल कौन कौन से हैं यहाँ देखिए। मोनार्कियल में कौन से हैं? अंग, अवंती, छेदी, काशी, कोसाल, गांधार, मगध, मत्स्य, सुरासेन और वत्स। और नॉन मोनार्कियल में कौन कौन से हैं? ये रहे। रिपब्लिकन स्टेट्स हम बोल सकते हैं कंबोज, कुरु, कोलियास, मल्ल, मौर्य, शाका, वज्जी, पंचाल, लिच्छवीस, भगास, कलमास, विदेहास, जंत्रिकास। ठीक है, कुछ ही इनमें से इम्पोर्टेंट है, मैं आगे आपको बता दूंगा। ये फैक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं, इनको देख लेना है एक बार तीनों। वत्स क्या है? सबसे अर्लियर कुरु क्लैन है, कौरव, जो आप इनको रिलेट कर सकते हो किन से? महाभारत से। जो कौरव थे वो वत्स थे, जो वो कुरु क्लैन से थे। वज्जी कन्फेडरेसी थे ऑफ 8 रिपब्लिकन क्लैंस, और लिच्छवीस जो थे ओल्डेस्ट रिपब्लिक थे, मतलब सबसे पहले नॉन मोनार्कियल यही थे। तो ये फैक्ट्स हैं, इनको ध्यान रखना इनमें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि महाजनपदास आप इस तरह से मान सकते हो कि उस टाइम स्टेट्स थी ये, एक बड़े देश की और उनकी कैपिटल्स। जैसे हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स हैं आज हमारे इंडिया में, JNK से लेके तमिलनाडु या केरला आप बोल सकते हो, और यहाँ गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जिनकी डिफरेंट कैपिटल्स हैं, और उसी तरह से ये महाजनपदास हैं उस टाइम के। तो गंधारा की कैपिटल, अंग की, मगध की। गंधारा इंपॉर्टेंट है, मैं टिक करता जाऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट है। गंधारा, मगधा, काशी, वत्स, कुरु, पांचाला, सुरासेन, अवंती, कंबोज, ये इंपॉर्टेंट है। वज्जी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको याद रखने हैं, इनकी कैपिटल्स याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ये पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट बात करें तो अब हमारे पास आ जाएगा मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर ऐसा नहीं था कि एक ही टाइम में वो एस्टेब्लिश हो गया, उसके पीछे नंबर ऑफ किंगडम्स ने अपने अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं, जिनकी वजह से मौर्यन या मगध जिसको हम बोलते हैं, मगध के ऊपर मौर्यंस का कंट्रोल हुआ, और इतना एम्पेरिकल कंट्रोल हम बोल सकते हैं कि वैसा एडमिनिस्ट्रेशन हमारी गवर्नमेंट्स आज भी सिर्फ ड्रीम ही कर पा रही हैं उन चीज़ों को एज इट इज़ एग्जैक्ट बनाने के लिए। बट देखते हैं देश कहाँ तक जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्यन एम्पायर। तो पीरियड फ्रॉम 6th century बिफोर कॉमन एरा टू 4th century ऑफ बिफोर कॉमन एरा सॉ ए स्ट्रगल ऑफ सुप्रीमेसी अमंग द 4 महाजनपदास। कौन कौन से? मगध, कोशाल, वत्स और अवंती। और सब में सबसे पावरफुल कौन बना? मगध। मगध सबसे इम्पोर्टेंट बना और उसने पूरे नॉर्थर्न इंडिया को कंट्रोल कर लिया। मगध को फाउंड किया था जरासंध और बृहद्रथ ने। ठीक है, हर्यांक्स ने इसको एक्सपेंड किया, शिशुनागास और नंदास ने इसको और एक्सपेंड किया, और जो पीक मतलब टॉप पे पहुंचा था मगध, वो किसके टाइम पर पहुंचा था? मौर्यास के टाइम पर। तो हर्यांग डायनास्टी के बारे में देख लेते हैं। तो हर्यांग डायनास्टी के फाउंडर रहे हमारे पास बिंबिसार, ठीक है, जिन्होंने अपनी कैपिटल बनाई राजगीर। ठीक है, कंटेम्प्रेरी थे ये बुद्धा के टाइम पर, जब बुद्धा जीवित थे, और बुद्धा के टाइम पर ही ये राजा थे मगध के। एंड फर्स्ट किंग टू हैव स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी और आर्मी के बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस आप ऐसे देख सकते हो कि प्रेजेंट
सिनारियोज में आप कुछ कंट्रीज आज भी ऐसी हैं जिन्होंने क्या किया है, अपने सिटीजन्स को आर्मी की ट्रेनिंग दी हुई है, और जब भी नीड पड़ेगी तो ये ऑर्डिनरी पीपल या ऑर्डिनरी सिटीजन्स आर्मी की तरह हेल्प करेंगे अपने नेशन की, या अपने नेशन की सपोर्ट में लड़ने जाएंगे। बट स्टैंडिंग आर्मी कैसे होती है, जैसे इंडिया का कंसेप्ट है, तो हमारे यहाँ पर आर्मी कैसी है, उनकी एक बार रिक्रूटमेंट होती है, उनकी कंटिन्यूसली ट्रेनिंग चलती रहती है टाइम टू टाइम, उनके ड्रिल्स चलते हैं, और ये सब कंटिन्यूस रहता है टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स। कुछ रैंक्स पे ये डिफ़र भी करती है, बट जनरल जो एज है वो 60 ईयर्स ही है। तो जो इंडिया के पास आर्मी है वो आर्मी है हमारे पास स्टैंडिंग आर्मी, मतलब जो कंटिन्यूसली सिर्फ आर्मी का ही काम करेंगे। और जो स्टैंडिंग आर्मी के बिना आर्मी है वो ऐसी आर्मी होगी जहाँ पर सिटीजन्स को ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिम्बिसार ने फर्स्ट टाइम स्टैंडिंग आर्मी डेवलप की थी, और जिसको एक टर्म दी थी सैनिया, जिसको आज भी हम यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं सेना। ठीक है, हिज 3 वाइफ्स बिलोंग टू रॉयल फैमिली ऑफ कोशाल, लिच्छवी एंड मद्र कलैन ऑफ पंजाब। तो ही सेंट हिज पर्सनल फिजिशियन जीविका, उस टाइम फिजिशियन को क्या बोला जाता था, जीविका, टू हिज राइवल अवंती किंग चंद्रप्रतोदया महासेना ऑफ उज्जैन टू क्योर हिम ऑफ जॉन्डिस। तो उस टाइम जॉन्डिस भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, इन्होंने अपना पर्सनल डॉक्टर भेजा था, उस टाइम फिजिशियन डॉक्टर भेजा था टू क्योर हिज राइवल। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु किसके बेटे थे, बिम्बिसार के। हरियांक डायनास्टी से ही चल रहा है ये सब कुछ, ये देखिए हरियांक डायनास्टी। तो ये बेटे किसके थे, चेलना के और बिम्बिसार के, जिन्होंने इनको आगे लीड किया। ठीक है, डिफीटेड मैटरनल अंकल प्रसन्नजीत किंग ऑफ कोशाल एंड डिस्ट्रॉयड वैशाली एंड प्रोट्रैक्टेड वॉर ऑफ 16 ईयर्स। पैट्रोनाइज्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। अब बुद्धिस्ट काउंसिल का एक टेबल है, वो याद करना है आपको, और याद करके उसको रिमेंबर करना है मैनी टाइम्स, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था, कहाँ पर हुई थी, कौन राजा था, किसने लीड किया था, ये सब चीज़ें 3-4 चीज़ें आपको हर बुद्धिस्ट काउंसिल में याद करनी है। तो बुद्धा इन्हीं के टाइम पर निर्वाणा ले चुके थे, डाइड हो चुके थे, डेथ हो गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे उदयन। उदयन ने नई कैपिटल एस्टेब्लिश की पाटलिपुत्र में, राजगीर से। ये ट्रांसफ़र किया हुआ पूछते हैं किसने कैपिटल ट्रांसफ़र की थी इन हरियांक डायनास्टी। उदयन वाज सक्सीडेड बाय द रूलर्स अनुरुद्धा, मुंडा एंड नागादशक। ऑब्वियसली जब इतने सारे सक्सेसर हो जाते हैं, वो इसका एक ही रिजल्ट होता है कि अब एम्पायर क्या हो चुका है या किंगडम क्या हो चुका है, वीक हो चुका है, तो उसको कोई और डायनास्टी या किंगडम या एम्पायर अब कंट्रोल कर लेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास शिशुनाग डायनास्टी। तो शिशुनाग डायनास्टी में मिनिस्टर थे नागदशक, इलेक्टेड बाय द पीपल। ये पीपल्स ने इनको इलेक्ट किया था। इन्होंने टेम्परेरीली शिफ्ट की थी कैपिटल टू वैशाली। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या थी, डिस्ट्रक्शन ऑफ पावर ऑफ अवंती, और उज्जैन को भी इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। नेक्स्ट है काल अशोक, इन्हीं के राजा एक और। ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैपिटल फ्रॉम वैशाली टू फिर से पाटलिपुत्र को। और इनके टाइम पर कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, सेकेंड वाली। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट है नंदा डायनास्टी, धनानंद वाली। ठीक है, तो नंदा डायनास्टी में क्या था, ये पहली नॉन क्षत्रिय डायनास्टी थी। नॉन क्षत्रिय, वर्णा सिस्टम याद है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण्स प्रीस्ट रहेंगे, क्षत्रिय वॉरियर्स रहेंगे, वैश्य बिजनेस रहेगा, और शूद्रास इन सभी की सर्विसेज के लिए है। द ग्रेट कॉन्करर एंड फाउंडर ऑफ द डायनास्टी इज नोन एज एकरात
या एका छत्र सॉवरेन रूलर। डिस्क्राइब द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इनको बोला जाता है कि एम्पायर बिल्डर है ये, ठीक है, इंडिया में। कॉन्कर्ड कोशाल एंड कलिंगा, ठीक है। और क्या किया था, ब्रॉट एन इमेज ऑफ जीना एज ए विक्ट्री ट्रॉफी, और वहाँ से ये ट्रॉफी उठा कर ले आए थे। नेक्स्ट रूलर था या लास्ट रूलर था इस डायनास्टी का धनानंद, ठीक है। तो धनानंद के टाइम पर अलेक्जेंडर इन्वेड करने आया था, जिसको सिकंदर भी बोला जाता है। Alexander invaded northwestern India during his time, but the huge army of Dhanananda deterred Alexander from advancing towards Gangetic Valley। तो हमारे कश्मीर और पंजाब तक के रीजन में अलेक्जेंडर पहुंच चुके थे, लेकिन बाकी का रीजन तो बचा लिया था धनानंद ने। ही इज़ प्रोबेबली रेफर्ड एज अग्रामेस और जैंड्रमिस इन ग्रीक टेक्स्ट। तो ग्रीक्स में जो धनानंद का नाम है वो ये है। चंद्रगुप्त मौर्य असिस्टेड बाय कौटिल्य। कौटिल्य कौन थे, चाणक्य, या इनका दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। ये नाम याद रखना। ये प्रोफेसर थे, कहाँ पर, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। ठीक है, जिन्होंने हेल्प की थी किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की, और नंदा डायनास्टी का एंड करा था, और एस्टैब्लिश किसको किया था, मौर्यन डायनास्टी को। तो चलिए मौर्यन डायनास्टी को अब समझ लेते हैं। अच्छा, उससे पहले ये है हमारे पास, तो कोई बात नहीं, यही समझ लेते हैं। तो प्री मौर्यन सोसाइटी में क्या क्या था हमारे पास, डिवीजन ऑफ सोसाइटी थी किसमें, 4 क्लासेस में। फॉर्मेशन ऑफ धर्म सूत्रास, शूद्रास वर इलिटरेटेड, रिस्ट्रिक्शन वर imposed on women's, धर्म सूत्रास condemned वैश्यास फॉर लैंडिंग मनी। नेक्स्ट, प्री मौर्यन इकोनॉमी कैसी थी, एग्रीकल्चरल फोकस थी, ठीक है। ये 2 न्यू टाइप्स ऑफ राइसिस ग्रो होने लगी थी, इंपॉर्टेंट है, बारीही एंड साली, ठीक है। नेक्स्ट, करीसा एंड निवार्तन एंड कुलव्याप आर द यूनिट्स ऑफ लैंड ऑफ मेजरमेंट। ये कर लेना, पूछा जाता है कभी कभी, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन प्री मौर्यन। नेक्स्ट आगे उस टाइम पर इन्वेजन्स, फॉरेन के इन्वेजन्स। तो ईरानियन इन्वेजन में क्या था, साइरस ऑफ पर्शिया, ये पर्शिया से आते थे अटैक करने के लिए। क्यों करते थे अटैक, ऑब्वियसली इंडिया तो बहुत अमीर था, अब जहाँ अमीरी हो और राजा वीक हो तो वहाँ अटैक होते ही हैं, ठीक है। साइरस इंडिया में आया, उसने अटैक किया सिटी ऑफ कैपिजा, ठीक है। सक्सेसर डैरियस एंड ज़ायरस इन्वेडेड नॉर्थ वेस्टर्न, और फिर अलेक्जेंडर आता है। तो अलेक्जेंडर किंग ऑफ मैसेडोनिया था, कॉन्कर्ड काबुल थ्रू अनगार्डेड खैबर पास। खैबर पख्तून सुना होगा आपने नाम, खैबर पास है एक। अम्बी रूलर ऑफ तक्षशिला रेडिली सबमिटेड टू अलेक्जेंडर। अम्बी का राजा ने तो सरेंडर कर दिया। फर्स्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम पोरस। अलेक्जेंडर डिफीटेड पोरस इन द बैटल ऑफ हाइडैप्सिस। ये बैटल इंपॉर्टेंट है। ऑन द बैंक ऑफ रिवर वित्सता। वित्सता किसका नाम था, झेलम का। बट वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज ब्रेवरी, सो ही रिस्टोर्ड पोरस हिज किंगडम एंड मेड हिमसेल्फ हिज एलाई। अपना बंदा बना के वहाँ पर राजा दोबारा से बना लिया। नेक्स्ट बैटल, बैटल ऑफ सकाला, ठीक है। अलेक्जेंडर कहाँ तक पहुँच गया, ब्यास रिवर पे, ठीक है, टू कॉन्कर द ईस्ट, बट हिज फैटिग्ड आर्मी रिफ्यूज्ड। बट उसकी आर्मी ने आगे जाने से मना कर दिया था। तो और अलेक्जेंडर को क्या बोला गया कि आप वापस चलो, ठीक है। तो
इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हमेशा मतलब अलेक्जेंडर के कंट्रोल में था, और वहाँ पर गवर्नर किसको बनाया गया था? सिल्यूकस को। तो वहाँ पर कंट्रोल कौन करके बैठा था? सिल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस इंडिया में रहा, सेल्यूकस और अलेक्जेंडर रहे इंडिया में 19 महीनों के लिए, ठीक है, और डाइड इन बेबीलोन एट द एज ऑफ 33 ईयर्स। इम्पैक्ट क्या रहा इन्वेजन का? तो इम्पैक्ट ऑफ इन्वेजन ने क्या किया? ईरानियन कॉन्टैक्ट गेव एन इम्पेटस टू इंडो ईरानियन ट्रेड। अब ट्रेड बढ़ जाएगा, ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज हुआ, और न्यू स्क्रिप्ट, खरोस्ती स्क्रिप्ट हमें मिली, ठीक है। बेल शेप्ड कैपिटल्स इन स्कल्पचर, ओपनिंग ऑफ न्यू ट्रेड रूट्स बिटवीन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न एशिया। इंडिया लर्न फ्रॉम द ग्रीक्स द फील्ड ऑफ कॉइनेज। तो कॉइन्स अब आ जाएंगे। एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, गांधारा स्कूल इसकी एक एग्जाम्पल है। एस्टैब्लिश मैनी ग्रीक सेटलमेंट्स इन काबुल एंड सिंध। रिलीजियस एनवायरनमेंट, तो रिलीजियस एनवायरनमेंट किस तरह से? इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन ऑफ वेरियस सेक्ट्स इस टाइम पर प्रिवेलेंट सोसाइटी में थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ठीक है। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ये किसके टाइम पर हुई थी? जब मगध अपनी पीक पकड़ चुका था। मगध जब डेवलप हो गया, मगध एक जन से महाजनपद बन चुका है, तो ऑब्वियसली उसने डेवलपमेंट की है, अपने आप को ग्रो करवाया है। और मगध को आप ऐसे मत समझिए, मगध बहुत बड़ी टेरिटरी हो चुका था उस टाइम पर। मतलब चंद्रगुप्त के टाइम पर ही आप समझ सकते हैं कि अफ़गानिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, पूरा इंडिया का बात करें तो JNK, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ वेस्ट बंगाल, नीचे की तरफ चले तो राजस्थान का कुछ पार्ट, मध्य प्रदेश। ये बहुत बड़ी टेरिटरी हो जाती है इस तरह से, इस तरह से। और ये एरिया और बढ़ेगा जब अशोका कंट्रोल करना शुरू करेंगे, तो वो इस तरफ इस तरफ भी बढ़ेंगे, साउथ की तरफ। बहुत बड़ी टेरिटरी बन जाएगी मौर्यंस की। मौर्यन एम्पायर इसीलिए बोला जाता है इसको, बहुत बड़ा एम्पायर बन चुका था। इतना बड़ा एम्पायर बन चुका था कि इनको 4 कैपिटल्स डेवलप करनी पड़ी थी पूरे एरिया को कंट्रोल करने के लिए। इस तरह से 4 कैपिटल्स बनाई थी। आगे पढ़ेंगे हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाएगा हमारे पास मौर्यन डायनास्टी से लेके एम्पायर तक का सफ़र। तो किस तरह से बनेगा ये? तो एक छोटा सा लड़का जिसमें विल है कि वो कुछ भी करने की हिम्मत रखता है, उसको एक बार एक प्रोफेसर साहब देखते हैं। प्रेजेंट डे की टर्म्स यूज़ करें तो प्रोफेसर, और उस टाइम की टर्म्स यूज़ करें तो आचार्य जी। आचार्य देखते हैं और उन प्रोफेसर का नाम है कौटिल्य या चाणक्य। और वो उस बच्चे को इतना प्रिपेयर करते हैं कि एक किंगडम या एक एम्पायर को आप डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत रख रहे हैं। नंदा डायनास्टी का एंड किया था इन दोनों ने मिलके, बहुत बड़ी बात थी। मौर्यन डायनास्टी किसने फाउंड की है? चंद्रगुप्त मौर्य ने, विद द हेल्प ऑफ हिज मेंटर चाणक्य और कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन चंद्रगुप्त ग्रू अमंग द मौर्य ट्राइब। ये इनको नाम जो मिला था सरनेम मौर्य, ये डिफरेंट एविडेंसेस हैं, डिफरेंट बुक्स डिफरेंट लिखती हैं। कुछ मौर्य ट्राइब्स लिखते हैं, कुछ बुक्स ये लिखती हैं कि इनकी मदर का नाम मुरा था।
तो उनसे इनका नाम है, और भी बहुत हैं बट ये दो ज़्यादा माने जाते हैं, तो ये ही ले सकते हैं हम। ऐसे इन पे क्वेश्चन नहीं आता, जिन पे कोई डाउट रहे या दो तीन सोर्सेज माने मिले तो उन चीज़ों पे यूजुअली क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है। आपको कभी नहीं पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मदर कौन थे। जिस दिन क्लियर हो जाएगा उस दिन पूछ लेंगे। हाँ, इनके फादर का नाम था सूर्यगुप्त। ठीक है। आफ्टर डिफीटिंग द नंदा रूलर, चंद्रगुप्त क्राउंड हिमसेल्फ एज द किंग। ही फॉट अगेंस्ट द सेल्यूकस and signed a treaty. Seleucus surrendered a large territory including आज का काबुल, हेरात, गांधार, बलूचिस्तान एंड रिटर्न फॉर 500 एलिफेंट्स, और 5000 हाथी भी दिए। सेल्यूकस also sent an ambassador Megasthenes to the Mauryan court. ये इंपॉर्टेंट है तीनों, अलेक्जेंडर, सेल्यूकस और ये मैगस्थीन्स। तीनों को याद रखना, कुछ ना कुछ अगर एंशंट से बना क्वेश्चन तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज़ नोन थ्रू जैना ट्रेडिशन दैट चंद्रगुप्ता एक्सेप्टेड जैनिज्म। तो ये चीज़ आप बड़े ध्यान से देखना कि चंद्रगुप्त मौर्य किसको एक्सेप्ट करेंगे, जैनिज्म को। और अशोका जब आएंगे तो अशोका किसको एक्सेप्ट करेंगे, बुद्धिज्म को। एंड आफ्टर दैट ही abdicated his throne in order to have Bindusara ascended the throne. He spent his final days in Mysore at a place called Sravanbelgola. It was said here that Chandragupta fasted until he died. Obviously ये जैनिज्म का कुछ कंसेप्ट है जिसमें वो किसी भी चीज़ का इंटेक बंद कर देते हैं। चंद्रगुप्त भी यही सब करते हुए इनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट है बिंदुसार। तो बिंदुसारा सक्सीडेड हिज फादर, ठीक है, नोन एज अमृता घाट और एमिट्रोकेट्स। ये हमारे पास मिलेंगे ग्रीक टेक्स्ट में। स्ट्रैबो के अकॉर्डिंग एनिकोटस एंड डैमेकियस, ये भी इंपॉर्टेंट है। डैमेकस एज एन एम्बेसडर टू द बिंदुसार कोर्ट। हिज सन अशोका, रेबेलियन इन तक्षशिला। ऑब्वियसली पापा अच्छे रूलर हों तो बेटा विद्रोही हो ही जाता है, और गारंटी नहीं होती कि बेटा अच्छा ही रूलर बने। बट इनके साथ ये हुआ था कि अशोका बहुत महान राजा बना था, बहुत महान। आज भी कुछ ही राजा हैं हिस्ट्री में जिनको द ग्रेट लिखा जाता है, उसमें अशोका एक है, अशोका द ग्रेट और अकबर द ग्रेट। बाकी अपने आप को महान प्रूफ करने के लिए लगे रहते हैं, बट किसी किसी की पॉलिसीज इतनी अच्छी होती है, उन्हीं राजाओं को महान बोला जाता है हिस्ट्री में। और ये दो राजा सच में बहुत महान थे इस देश के लिए, जिन्होंने रेवोल्यूशन क्रिएट किया है अपने पूरे लाइफ साइकिल में। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ अजीविका सेक्ट, ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जहाँ स्टार मार्किंग कर रहा हूँ वो रियली में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये पूछे जाते हैं, और पिछले कुछ क्या मोस्ट ऑफ द पेपर्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं अशोका की कहानी। तो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही ascended द थ्रोन बट फॉर्मल coronation was delayed by 4 years. This suggested a disputed succession obviously between brothers. आज इसको क्या हो रहा है, बिटवीन ब्रदर्स। अशोका से बड़ा था इनका एक बड़ा भाई था सुशीम। आपने अशोका वाला शो देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि सुशीम, ही वॉज ऑल्सो एन एबल रूलर, या हम बोल सकते हैं कि एबल किंग। बट जो पावर ऑफ सक्सेशन है उसमें अशोका जीत जाएंगे। और अशोका के 100 भाई थे, लेकिन उसने सिर्फ 99 को मारा था। एक को क्यों छोड़ा था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे और मैं कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक करूँगा। नेक्स्ट मदर।
दिव्य वंदना या धर्मा या शुभाद्रंगी, सॉरी दिव्य वंदना नहीं, ये नाम है। जनपद कल्याणी, दिव्य वंदना एक लिटरेचर है, धर्मा महावंसा के थ्रू, और सुभद्रंगी अकॉर्डिंग टू अशोक वंदना। ठीक है। तो वाइल गोइंग टू उज्जैन ही विजिट स्टेड इन विदिशा, जहाँ पर वो महादेवी से मिलते हैं और उनसे मैरिज कर लेते हैं। उस टाइम मैरिज अलाइंसेस बहुत होते थे। मैरिज अलाइंसेस का बेनिफिट ये होता था कि अगर एक किंग है उससे किसी प्रिंसेस की शादी हो जाती है तो वो क्वीन बन जाती है। तो क्वीन जिस क्लैन की या जिस टेरिटरी की प्रिंसेस रहे, वो ऑब्वियसली राजा का उस पर कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा बन जाता है। ज़्यादा इन द सेंस कि वहाँ पर उनकी बात मानी जाएगी। रीज़न बीइंग कि वो दामाद हैं, और दामाद की इज्जत इंडिया में आपको पता ही है किस तरह से की जाती है। नेक्स्ट, महेंद्रा और संघमित्रा क्या हैं? इनके बेटों के नाम हैं, जिनमें ये जो बाद में बुद्धिज़्म के स्प्रेड करने में बहुत हेल्प करेंगे, महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है। महेंद्रा इनके बेटे थे और संघमित्रा इनकी डॉटर थी। ये दोनों को श्रीलंका भेजेंगे बाद में। ऑल बुद्धिस्ट सोर्सेज मेंशन्ड हिज स्ट्रगल फॉर सक्सेशन एंड गेट द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर्स आउट ऑफ 100। और एक क्यों बचा था वो आप बताओगे मुझे। नेक्स्ट, चोला, पांड्या, सत्यपुत्रास, केरल पुत्रास, ताम्रप्राणीस, ये सारे इनके नेबर्स माने गए हैं, उस टाइम के कंटेम्पररी किंगडम्स बोल सकते हैं हम इनको। तो शॉर्टली आफ्टर कलिंगा, वेयर ही सीम्स टू हैव बीन ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, ही बिकेम ए ले उपासक ऑफ बुद्धा। मतलब बुद्धा की ही उपासना में अब लीन हो जाएंगे। ठीक है। फेमस फॉर धम्मा, मतलब बुद्धिज्म के थ्रू धर्म का प्रचार, इंस्क्रिप्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सटेंट ऑफ हिज किंगडम, बेनेवलेंस यानी कि वेलफेयर वर्क्स। रिवर्बरेशन ऑफ वॉर वॉज टू बिकम द रिवर्बरेशन ऑफ द लॉ, मतलब बहरी घोष से धम्म घोष की तरफ अब शिफ्ट होंगे। कंटेम्पररीज वर एंटीओकस ऑफ सीरिया, टॉलमी ऑफ इजिप्ट, एंटीगोनाज ऑफ मैसेडोनिया, मगाज ऑफ सायनिक एंड अलेक्जेंडर ऑफ एप्रस। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ही ऑर्गेनाइज थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो 2 अभी तक हुई हैं, और ये आ गई थर्ड के टाइम। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। ठीक है। विच ही सेंट बुद्धिस्ट मिशनरी टू सेलोन एंड सुवर्ण भूमि। सेलोन में, सेलोन ओल्ड नेम है श्रीलंका का, जहां पर इन्होंने अपने बेटा बेटी को भेज दिया था। अकॉर्डिंग टू हिज मस्की एंड गुजरात इंस्क्रिप्शन, ही वॉज नोन एज देवनाम प्रियदासी। प्रियदासी या प्रियदर्शी ऐसे नाम लिखे गए हैं बहुत से इंस्क्रिप्शंस में अशोका को रिप्रेजेंट करने के लिए। ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय निग्रोध, बट अकॉर्डिंग टू दिव्य वंदना उपगुप्त कन्वर्टेड हिम। तो दोनों सोर्सेज आप ले सकते हो, इंपॉर्टेंट है दोनों। मेजर 14 रॉक एडिक्ट्स हैं, ये सारे याद कर लेना, किसी ना किसी पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जहाँ पर उन्होंने जिन पर उन्होंने धम्मा मतलब धर्म, बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग किस तरह से प्रोसेसिंग करनी है अपनी लाइफ साइकिल की, और किंगशिप कि राजा का रूल कैसा होना चाहिए, इस सब चीज़ों के बारे में लिखा है। ऑब्वियसली जैसे आपने देखा होगा कोई साइन बोर्ड होते हैं जब भी आप ट्रैवल करते हो कि हाँ ये डिस्टेंस इतनी दूर है, ये डिस्टेंस इतनी दूर है, या ये इस तरह से। ऑब्वियसली पिलर्स के ऊपर भी इस तरह से राजा की लॉज लिखे गए थे कि बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग ये चीज़ इस तरह से प्रोसेस की जाएगी, और किंगशिप के अकॉर्डिंग, राजा के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये लॉज हैं, तो आपको इन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे माइनर रॉक एडिक्ट्स कौन कौन से है? कंधार रॉक एडिक्ट है, रिटन इन ग्रीक और अर्मेनिक में। बारबर केव्स इंस्क्रिप्शन है। क्वीन एडिक्ट्स हैं,
मेंशंस कुरोवाकी द मदर ऑफ तिवारा, बहरात है, लंबाक है, मस्की है, सोगुरा है, मास्तन है। ठीक है। नेक्स्ट, अशोका गेव 7 पिलर एडिक्ट्स, और ये कहाँ कहाँ पर हैं, लौरिया, अराराज, ये सारे इनके नाम हैं, याद रखना ये लोकेशंस हैं। कलिंगा एडिक्ट्स, धौली एंड जौगाड़ा, मेंशन ऑल मेंस आर माई चिल्ड्रन। बृहद्रथ द लास्ट मौर्यन रूलर ने क्या किया, वॉज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा, हु फाउंडेड द शुंगा डायनास्टी। अब यहाँ पर आ जाएगी शुंगा डायनास्टी, या ये सब उसी के आगे पॉइंट्स हैं। देर वॉज ऑल्सो ए मंत्री परिषद, क्या करने के लिए, हेल्प करने, असिस्ट करने के लिए टू किंग। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट द कैपिटल पाटलिपुत्र, द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 4 प्रोविंसेस कंट्रोल्ड बाय वाइसराय हु वॉज इधर ए प्रिंस और ए मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में सुपरिटेंडेंट्स होते थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट सुपरिटेंडेंट। सीताध्यक्षक वो किसके, क्राउन लैंड के, मतलब जो राजा की ज़मीन है। पाण्याध्यक्षक कॉमर्स के, ये आप देख लेना, ये कभी पूछे तो नहीं गए हैं बट एक बार इनको ओवरव्यू कर लेना। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर, ये 4 कैपिटल्स बनी थी, 5, मतलब एक तो इनकी सेंटर था जहाँ से ये बाकियों को कंट्रोल किया जाता था, सॉरी ये रूट्स बनाए गए थे जो उस टाइम पर, मतलब रूट बने थे ट्रैफिक को रन करवाने के लिए, हाईवेज बने थे, हाईवेज बोल सकते हो आप। पहला था उत्तरापथ, तक्षशिला से ताम्रलिप्ति तक आता था ये, ताम्रलिप्ति हमारे पास वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। दक्षिण पथ सुरवनगिरी से ये आता था प्रेजेंट डे पुणे, इसका नाम था कुछ इस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा है, बट उसका नाम था कुछ पी से ही नाम है। अवती पथ ये उज्जैन से चला था, कलिंगा ये तोशाली, और प्राची पाटलिपुत्र में। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं हाईवेज कौन कौन से बनाए थे मौर्यन एम्पायर के टाइम पर। प्रोविंसेस के बारे में समझ लेते हैं। तो प्रोविंसेस डिवाइड हुए थे छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स में, और जिसमें 3 मेन ऑफिसर्स होते हैं, जैसे आज हमारे पास हैं, कौन कौन है, एक डीसी होता है, एक जज होते हैं, और पुलिस के हेड एसएसपी। इसी तरह से यहाँ पर 3 हमारे पास इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स उन्होंने बनाए थे। द प्रदेशी का वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, राजू का लुक्ड फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन and judicial affairs, particularly in rural areas. Under the Pradeshika, युक्तास वर अकाउंटेंट्स। तो उस टाइम जिन ऑफिसर्स की या जिन डिपार्टमेंट्स की नीड थी उन्होंने उसके अकॉर्डिंग बनाए थे। सब डिस्ट्रिक्ट कंसिडर ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस नंबरिंग फ्रॉम 5 to 10 एंड वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय गोपा अकाउंटेंट एंड स्थानिका टैक्स कलेक्टर। Village was administered by village headman and responsible to the Gopa or Sthanika. Next, administration of the capital city of Patliputra have been mentioned by Megasthenes. Megasthenes ने भी इसको mention किया है. It was administered by 6 boards consisting of 5 members coach. Yeah. हाँ. तो प्लिनी ने क्या लिखा था? चंद्रगुप्ता मेंटेन्स 6 लाख फुट सोल्जर्स, बहुत बड़ी आर्मी है ये उस टाइम की। 30,000 कैवेलरी वो होते हैं जिन घुड़सवार, और 900 एलिफेंट्स। 900 एलिफेंट्स आप कलेक्टिवली सोच के ही देखो कितने होते हैं, और उनका खाना रखना रख रखाव सब कुछ मैनेज किया जाता था। बहुत बड़ी बात है ये उस टाइम की। मैगस्थीन ने क्या दिखाया है कि ईच सिटी वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय 6 कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर ईच। नेक्स्ट, इकॉनमी। तो इकॉनमी कैसे रन कर रही थी? लैंड रेवेन्यू इंपॉर्टेंट था सबसे। पीजेंट पेड 4th ऑफ द प्रोड्यूस, भाग
एंड एक्स्ट्रा टैक्स बाली एज ए ट्रिब्यूट। ये दो टैक्स पूछे जाएंगे, टैक्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये चीज़ें। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या किसकी बुक थी, ये या बताना है आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में, अर्थशास्त्र किसकी बुक थी, या मैं नेक्स्ट वीडियो में पूछ लूँगा अर्थशास्त्र क्या था। द एंटायर लैंड ऑफ एम्पायर बिलोंग टू द किंग। बिसाइड दीज टैक्सेस पिंडकारा, याकार, हिरण्य, ये टैक्सेस भी इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं कौन कौन से टैक्सेस कौन कौन सा राजा लगा रहा था। सोशल डेवलपमेंट वॉज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्लेव्स। पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स विच कैरिड सिंबल ऑफ पीकॉक एंड हिल एंड रेजेंट फाउंड बाय इंपीरियल करेंसी ऑफ मौर्याज। अदर टैक्सेस कौन कौन से है, प्रवेश टैक्स, ये आज भी हमारे पास ये होता है। एंट्री टैक्स आपने देखा होगा, जब स्टेट चेंज होती है तो आपके पास टोल प्लाजा है। वैसे ही निष्कश, ये एक्सपोर्ट टैक्स है। दुर्गा रेवेन्यू, सेतु इरिगेशन टैक्स है। खानी रेवेन्यू फ्रॉम माइंस है। बिश्ती फोर्स लेबर है। और एग्रोनोमी टैक्स ऑफिशियल्स है। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ टैक्सेस भी अप्लाई होते थे। और टैक्सेस इंपॉर्टेंट है, टैक्सेस, रूट्स, पॉलिसीज, ऑफिसर्स, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। बाकी कौन राजा किससे लड़ रहा है ये सब इम्पोर्टेंट कहीं भी नहीं होगा, किसी भी राजा के टाइम पर नहीं होगा। जो बैटल्स इंपॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट करवा दूंगा आपको। तो सोसाइटी में मैगस्थीन्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड था मोरियन सिटी इनटू 7 क्लासेस। फिलोसफर, फार्मर, सोल्जर्स, हर्ड्समैन, काउंसलर्स, मैजिस्ट्रेट, आर्टिजन्स। ही कंफ्यूज कास्ट विद प्रोफेशन। ऑब्वियसली यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा, जो वर्ना सिस्टम से वर्किंग शुरू होगी और वर्किंग ही हमारे पास कास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो आज प्रॉब्लम आज भी हमारी सोसाइटी में है। ही नोटिस द एब्सेंस ऑफ स्लेवरी। तो स्लेवरी इस टाइम पर नहीं थी, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय अदर सोर्सेज, तो हम इसके ऊपर अब क्लियर नहीं बोलें। पोजीशन ऑफ शूद्राज इम्प्रूव्ड इस सिचुएशन में, जिनको स्टेट से आउटस्टेटेड करके रखा जाता था उनको अब थोड़ी सी पावर मिली, या उनकी सिचुएशन थोड़ी सुधरी। अब वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ज़मीन ले पा रहे हैं। जो सिर्फ सर्विसेज में रखे गए थे, अब वो थोड़ा बहुत काम या ज़मीन को ओन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, आर्ट एंड कल्चर। द मौर्यन पीरियड स्टोन कल्चरल ड्रामेटिकली emerged as a principal medium of Indian arts. First example are those of Ashoka's monolithic pillars. मोनोलिथिक क्या होता है, मतलब सिंगल स्टोन से बने हुए। 4 लाइन्स ऑफ सारनाथ पिलर, ये आज हमारा नेशनल एम्बलम बन चुका है। स्मॉलर फिगर्स ऑफ एनिमल्स इन रिलीफ ऑफ द अबैकस एक्सिबिट remarkable beauty and vigor. Stone used in this period were mainly taken from Mathum and Chunar. ये मथुरा होगा। Ashoka built a large number of stupas, probably 84,000. A more important heritage of Mauryas is the caves built out of Barabar hills near Gaya. गया बिहार में है आज, ठीक है। इन द केव्स द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग इज सीन टू बी रीच्ड इस क्लाइमेट्स। द IWO वाइडली नोन एज वुड इमिटेटिंग चैम्बर्स आर द लोमास ऋषि एंड सुदामा केव्स। Ashoka and his grandson Dashrath dedicated some caves to the Ajivikas in Naga Arjun hills in Bihar. There is famous art, those of Yaksh and Yakshinis from Besnagar and Didarganj. Baki abundance of pottery called northern black polished ware and terracotta figurine were items of popular art. Terracotta objects of various sizes have been found at Mauryan sites. The tradition of making mother goddess in clay dating back to prehistoric time also found in Mauryan sites. रिलीजियस मूवमेंट्स ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. आई थिंक लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, आज के लिए इतना ही बहुत है. टिल देन गुड बाय गाइस एंड हैव अ नाइस डे. और हाँ, जो भी आपको डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना. थैंक यू.